Hello everyone. So let's begin with the next session of Polity MCQ series. तो हम लोग क्वेश्चन 35 पे थे फंडामेंटल राइट्स के. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. क्वेश्चन 35. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरेक्ट. इनमें से मैं बताना है कि पार्ट थर्ड यानी फंडामेंटल राइट्स है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. बारी बारी से देखेंगे. सबसे पहले, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 29 इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज ओनली एंड इंक्लूड्स द मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज वेल. सबसे पहले देखो मैं बताती हूँ, आर्टिकल जो 29 है उसमें ये मेंशन है कि एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, ये राइट किसके लिए बना है? एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ना ही मेजॉरिटी और ना ही माइनॉरिटी. अरे बात समझ में? यानी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जो आर्टिकल 29 है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसमें मेजॉरिटी सेक्शन भी इंक्लूडेड है. तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट वाला सिर्फ. ठीक है, तो 29 ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी. ये हम लाए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कि भाई जो आर्टिकल 20 और 21 है वो किसी भी टाइप की इमरजेंसी में हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते हैं. और ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं. ये कहीं लिख लेना कि आर्टिकल 20 और 21 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड वी कैन नॉट सस्पेंड देम अंडर एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी. ठीक है, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है. देखो, आर्टिकल 20 हमें प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्री अरेस्ट से. ठीक है, और आर्टिकल 21 क्या होता है? राइट टू लाइफ. तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको हमने कौन से अमेंडमेंट से किया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हम ये चीज़ लाए थे कि इनको हम सस्पेंड नहीं होने देंगे किसी भी टाइप ऑफ इमरजेंसी के अंडर में. ओके, तो ये भी ठीक है, सही. बी भी ठीक है. थर्ड देखते हैं. आर्टिकल 17 डिफाइंस अनटचेबिलिटी एज अ प्रैक्टिस ऑफ सोशल बॉयकॉट ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स दैट हैज हिस्टोरिकली डेवलप्ड. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है, यही गलत है और यही आंसर है. क्यों है? क्योंकि देखो, मैंने बहुत बार बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ें नहीं डिफाइन करता है. कोई एक्ट होता है ना, वो डिफाइन करते हैं ऐसी चीज़ें. अगर कहीं आ जाए कि भाई ये एक्ट डिफाइन करता है तो वो कर सकता है. ठीक है, क्योंकि एक्ट बहुत ऐसे डिस्क्रिप्टिव टाइप्स होता है. कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वहाँ सीधा लिखा होता है अनटचेबिलिटी अबॉलिश करना, बस. कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डिफाइन नहीं किया कि अनटचेबिलिटी क्या होता है. जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, माइनॉरिटीज़ हो गया, तो इनको कोई डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन. इतने फ्री नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग कि इनको डिफाइन करने बैठेंगे. नहीं, ऐसा नहीं था. इसलिए इनका वाइड इंटरप्रिटेशन हो सकता है अनटचेबिलिटी और माइनॉरिटीज़ वालों का. तो ये थर्ड वाला गलत है, तो यही आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला ही. राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉट टू नॉन सिटीजन्स. बात बिल्कुल ठीक है कि आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है. देखो, इसको हमने कैसे याद किया था? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये कुछ आर्टिकल्स है जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है. ठीक है, ये नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है. ये पांचों आर्टिकल्स, इनके नेम याद रखना, इनका नंबर 15, 16, 19, 29, 30. अरे बात समझ में? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ये सी. अरे बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36. आर्टिकल 29 के बेसिस पे हमें बताना है, आर्टिकल 21 के बेसिस पे बताना है, यानी राइट टू लाइफ. अब देखो, चारों में से ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में दिया हुआ है और इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन सा सही है. करेक्ट ऑप्शन बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है. देखो, करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे. पहला देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता है उसकी लाइफ और उसकी लिबर्टी से, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ये बिल्कुल गलत है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है यहाँ पे मेंशन, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ. ठीक है, ये वर्ड यूज़ किया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, ये वर्ड मेंशन है. ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो कौन से जजमेंट से आया था? मेनका गांधी जजमेंट हुआ था 1978 में, आई गेस. उस जजमेंट में इन्होंने बोला था कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी हम लोग काउंट कर रहे हैं, वो भी आर्टिकल 21 के अंडर में आ रहा है. पर ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है. मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन में सही में मेंशन है, तो ये फर्स्ट गलत हो गया. हमारा फर्स्ट गलत हुआ तो ये गया. हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे अभी, विच मीन्स कि 3 तो बिल्कुल सही है ही, होना ही है. थर्ड क्या है? इट इज़ द ओनली आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज़ रिसीव द वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन. ये बिल्कुल ठीक है. अभी इसके कहने का क्या मतलब है कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ, ये एक लौता ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन मिला है. जैसे फॉर एग्जांपल, राइट टू लाइफ के अंडर में गुड एनवायरनमेंट या हेल्थी एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट आता है.
ठीक है। क्लीन एटमोसफेयर, क्लीन एयर, इसमें आता है हाउस, फूड, एजुकेशन, ट्रैवल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ये। और एक सेकेंड, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस, ये भी इसी में काउंट होता है। तो राइट टू लाइफ का बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने। अरे बात समझ में, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक लौता ऐसा आर्टिकल है जिसका बहुत वाइडेस्ट जो इंटरप्रिटेशन है ना वो पॉसिबल है। तो ये बहुत बहुत करेक्ट एग्जांपल है। इसमें राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंदर आ रहा है केएस पुट्टुस्वामी केस में। अरे बात समझ में, तो ये बिल्कुल ठीक है थर्ड वाला। अब थर्ड ठीक है, तो देखते हैं सेकंड ठीक है कि नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू गेट इंटरनेट एक्सेस एज फंडामेंटल राइट्स अंडर दिस। देखो राइट टू प्राइवेसी तो किया है सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर। देखो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं, यहाँ पे ऐसा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। ध्यान देना इस चीज़ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है राइट टू प्राइवेसी और इंटरनेट एक्सेस। दोनों में फ़र्क है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए था। अगर यहाँ होता ना सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किए तो ये बिल्कुल ठीक होता, पर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होगा। अब देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी डिक्लेयर किया है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है प्राइवेसी वाला, ठीक है। वहाँ सिर्फ राइट टू लाइफ लिखा है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो राइट टू लाइफ में काउंट होता है अंडर केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जाता है, ठीक है, कि राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर मेंशन किया है। केएस पुट्टुस्वामी केस में इन्होंने मेंशन किया था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। पर ये इंटरनेट एक्सेस वाला कोई राइट टू लाइफ में नहीं आता। इंटरनेट एक्सेस होना राइट टू लाइफ का पार्ट नहीं है। तो ये सेकंड बिल्कुल गलत है। मैं इंटरनेट दे दूँ ये हमारा राइट टू लाइफ है, ये कोई वो नहीं है ना, लॉजिक नहीं है इसके पीछे। प्राइवेसी तो इंसान की नीड होती है कि भाई ज़रूरी है प्राइवेसी इंसान के पास। अरे बात समझ में, पर इंटरनेट एक्सेस होना ये कोई राइट नहीं चाहिए होता है किसी को। सेकंड भी गया तो थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में, कितना बेसिक है देखो यार कि इंटरनेट एक्सेस होना फंडामेंटल राइट चाहिए इनको। अब नहीं होता है ना ऐसा, देश खराब हो जाएगा इस हिसाब से। तो ये गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनमें से इनकरेक्ट बताना है। नन ऑफ द अबव ऑप्शन में है, इसका मतलब कि तीनों सही हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट कि जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है कैन मेक द लॉज विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ बना सकते हैं दोनों। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ये पिछले साल करंट अफेयर में भी था कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हैं। पार्लियामेंट पूरी कंट्री के सिक्योरिटी के लिए और स्टेट उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इनके कहने का मतलब ये है कि अब देखो ये ऐसे कह रहे हैं कि द एनफोर्समेंट of right to protection in respect of conviction cannot be suspended even after proclamation of emergency। ये कौन से वाले आर्टिकल में, अरे यार एक सेकेंड, ये वाला पेन यूज़ करती हूँ मैं। ये वाला है आर्टिकल 20 में। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है कि राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड देखते हैं, नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड व्हेन द स्टेट कैरीज ऑन ट्रेड बिजनेस एज अ मोनोपोली। अगर कोई स्टेट या कोई गवर्नमेंट अगर मोनोपोली खेल रही है किसी भी ट्रेड में तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता। बट बिल्कुल ठीक है, पहले मोनोपोली था भी स्टेट्स का काफ़ी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में था 1991 के रिफॉर्म से पहले। अब तो बहुत कम चीज़ों में मोनोपोली हो गई है स्टेट की। पर हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर स्टेट मोनोपोली चाहे तो किया जा सकता है। अरे बात समझ में, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तीनों ठीक है, विच मीन्स कि हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल एक्शंस। ठीक है, कि स्टेट के अगेंस्ट में भी और इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, हमें ये देखना है। अरे बात समझ में, हम बारी बारी से देखेंगे। आर्टिकल 15 दोनों की तरफ है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे नहीं करना है कि भाई किसी भी सिटीज़न को इनके बेसिस पे नहीं कर सकते हो आप, रोक नहीं सकते। वो बहुत सारे दिए हुए हैं ना, जैसे टैंक्स, बाथिंग घाट्स, और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाने से आप नहीं रोक सकते हो। ये सब कहाँ पे, आर्टिकल 15 में। तो ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी है और स्टेट के अगेंस्ट में भी है। तो फर्स्ट है, तो विच मीन्स ये हटा दो पहले। अब देखते हैं आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, दोनों के अगेंस्ट में, स्टेट और इंडिविजुअल, कॉमन सेंस है, तो इसको हटा दो। अब थर्ड देखते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या है कि एम्प्लॉयमेंट माइनर का, जो चाइल्ड लेबर होता है ना, माइनर यानी 14 ईयर्स के से अंडर एज,
उनका एम्प्लॉयमेंट को रोकता है ये, या फिर उनके एम्प्लॉयमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताता है। तो हजार्डियस एक्टिविटीज़ या माइंस वगैरह में, ठीक है, हजार्डियस एक्टिविटीज़ और माइंस में 14 ईयर से नीचे के लोगों को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर नहीं करवाया जा सकता आर्टिकल 24 में। तो ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के लिए कि कोई भी नहीं करवा सकता है चाइल्ड लेबर उनसे हजार्डियस एक्टिविटीज़ में। अरे बात समझ में? तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। 39 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी है उसके आर्टिकल 14 में, उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस है कि ये चीज़ें राइट टू इक्वालिटी में काउंट नहीं की जा सकती। मतलब कुछ लोगों को स्पेशल वो राइट्स मिल रहे हैं ना उसमें कि भाई राइट टू इक्वालिटी मतलब इस चीज़ में इक्वालिटी नहीं है और बाकी सारी चीज़ों में। तो इनमें से मैं बताना है कि कौन सा उसका एग्जाम्पल है अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, अब देखो नन ऑफ द वो ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन 2 तो सही है ही, पक्का ही सही है इनमें से कि कोई 2 ऑप्शन है जो बिल्कुल ठीक है। अब देखो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी टू यूएन एंड इट्स एजेंसीज। अब देखो ये वाला बिल्कुल ठीक है, कोई इंटरनेशनल एजेंसी है जैसे यूएन है या उसके एजेंसीज अगर हमारे इंडिया में खुली है तो उनके जो मेंबर्स यहाँ पे काम करेंगे उनको इम्यूनिटी है। अरे बात समझ में? सर्टेन केसेस में कि उनको कुछ चीज़ में स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी जैसे अरेस्ट वगैरह एंड ऑल, तो उन पे जो केसेस चलेंगे या कोई ऐसा इशू हो जाता है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जाता है। अरे बात समझ में? तो ये है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है उन लोगों को। तो फर्स्ट वाला है। सेकेंड देखो आर्टिकल 31C सेइंग सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये बात ठीक है, आर्टिकल 31C में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट देने के लिए जैसे आर्टिकल 39, ठीक है, तो उनको इफेक्ट देने के लिए अगर कोई भी ये आर्टिकल 14, 19 फंडामेंटल राइट्स को अगर ब्रीच हो रहा है, अगर हम लोग ये इंप्लीमेंट करें और ये चीज़ें ब्रीच हो रही है तो इनको इम्यूनिटी है। अरे बात समझ में? कि कुछ लॉज को बचाना गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। ये है राइट टू इक्वालिटी में एक्सेप्शन है कि आर्टिकल 14 और 19 का चाहे वायलेट कर रहे हो, अगर हमें आर्टिकल 39 इंप्लीमेंट करना है और 14 और 19 इससे वायलेट हो रहे हैं तो हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये एक्सेप्शन हमें 31C में मेंशन है। तो फर्स्ट सेकेंड दोनों सही है। थर्ड देखते हैं इम्यूनिटी टू द गवर्नर। ये बात भी ठीक है, गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को इम्यूनिटी दी जाती है। उनके ऑफिस में वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऑफिस में, ठीक है, प्राइवेट कैपेसिटी में नहीं, ड्यूरिंग हिज देयर ऑफिस टाइम। ठीक है, तो उनके ऑफिस टाइम में भी नहीं, ऑफिशियल कैपेसिटी में, जैसे ऑफिस से रिलेटेड अगर उनको काम है अपने गवर्नर या प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी है और उससे उनसे कोई मिस्टेक हो जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल लोग एनकाउंटर कर देते हैं, ऐसी चीज़ें कर देते हैं ना, तो उन चीज़ों से इनको इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, पर इनकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कि गुस्सा आया रात को और गोली चला दी, ऐसा नहीं। अरे बात समझ में? पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो ये इम्यूनिटी है। तो ये तीनों ही ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑल द 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 40। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन wholly maintained out of state funds is part of which of the following fundamental rights। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो मेंशन है ना, ये किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट से फंड किया जा रहा है उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जाएगा। अरे बात समझ में? तो ये बात ठीक है। ये वाला रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वाला है आर्टिकल 28 में, ठीक है, वाला आर्टिकल 28 में मेंशन है। और आर्टिकल 28 किसमें आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहाँ पे। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैंने अब बताया था 25 से 28 रिलीजन से, 5 से 8 बनता है, तो याद रखना 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, 25 से 28 तक जो आर्टिकल है वो रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 41 देखते हैं, आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दिस प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू। देखो आर्टिकल 20 में क्या कहते हैं, सेल्फ इसमें 3 चीज़ें होती है जो नहीं करी जा सकती। एक तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते कि भाई हाँ सो एंड सो काम मैंने किया, मुझे सज़ा दे दो। सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होता है, एविडेंस चाहिए होता है। ठीक है, सिर्फ किसी बंदे के कहने पे कि मैंने ये किया है मुझे सज़ा दे दो, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होता है। डबल ज्योपेरिटी नहीं होता कि सेम गलती के लिए 2 बार पनिशमेंट दी जाए या 2 से ज़्यादा बारी दी जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये भी नहीं होता है, डबल ज्योपेरिटी भी नहीं होता है। और ये 2 चीज़ें हो गई। एक नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता है, एक नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जो लॉ पास्ट में नहीं है, कोई क्रिमिनल कोई क्राइम किया है और उस टाइम ऐसा कोई लॉ नहीं बना हुआ था, ठीक है, लॉ नहीं बना हुआ था और फिर वो अचानक से नया लॉ बना रहे हो जस्ट टू पनिश दैट पर्सन, ठीक है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल केसेस में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ काम नहीं करता है।
ठीक है। जैसे निर्भया रेप केस था तो उसमें एक माइनर था तो उसको छोड़ा गया क्योंकि उस टाइम ऐसा कोई लॉ नहीं था कि भाई माइनर को ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी, तो इसलिए वो बंदा छूट गया था निर्भया केस में। इससे याद रखना क्रिमिनल केसेस में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज नहीं लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इनमें से देखते हैं कि इनमें से कौन सा उसमें एक्सटेंड किया जा सकता है कि भाई एक्सेप्शन है, ठीक है, कि भाई ये चीज़ें हम मान सकते हैं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन में काउंट नहीं होगी वो चीज़ें कि भाई खुद के खिलाफ गवाह नहीं माने जाएंगे इनमें से। अब देखो, ओरल एविडेंस दे दिया, ये माना जाता है। एक सेकेंड, ओरल एविडेंस जो है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का पार्ट होता है। मैंने बोल दिया कि भाई मैंने खून किया है तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का पार्ट हो गया ना, तो ये नहीं होगा। फर्स्ट तो गलत है, ये तो काउंट ही नहीं करता है कि कोर्ट, ठीक है। तो ये गया, एक सेकेंड, ये क्यों गया, फर्स्ट वाला गया, काउंट नहीं होता है ना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का ही पार्ट है वो तो, कि भाई ओरल एविडेंस देती है वो तो खुद के खिलाफ गवाही दे दी तो वो तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आ गया, तो ये ओरल एविडेंस गलत है। सेकंड देखो, कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, ये ठीक है, गवाही दे दो वो नहीं माना जाएगा, ओरल एविडेंस नहीं माना जाएगा। पर मैंने कह दिया कि मैंने खून नाइफ से किया और नाइफ मैंने ज़मीन में छुपाया और वो नाइफ मिल जाता है तो वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, यानी मटेरियल ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड वाला ठीक है। उसके बाद में कंपल्शन टू गिव ब्लड स्पेसिमेंस, कहीं पे ब्लड का निशान मिला है और हमें ब्लड टेस्ट करना है कि जो ब्लड हमें साइट पे मिला है और जिस बंदे को हमने पकड़ा है उनका ब्लड सेम है कि नहीं है, तो ये भी लिया जा सकता है। कंपल्शन दिया जा सकता है कि आपको ब्लड स्पेसिमेन देना ही पड़ेगा अपना, तो ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, पर ओरल एविडेंस नहीं काउंट होता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट गलत है। ये बात हमेशा याद रखना, ओरल एविडेंस में, सेल्फ इंक्रिमिनेशन में ओरल एविडेंस आता है, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दी जाती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना हमेशा। तो सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 42 देखते हैं, राइट टू एजुकेशन कहाँ पे है, आर्टिकल 21A में अमेंडमेंट से आया था, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन 21A में। अब देखते हैं इसको, इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास और हमें दोनों में से बताना है। इट प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, बट ठीक है। अब इसमें बोलोगे कि भाई 14 से ज़्यादा वाले बच्चों के लिए या अंडर 6 के लिए, उनके लिए क्यों नहीं है ऑब्लिगेशन, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है गवर्नमेंट के पास, जितने रिसोर्सेज है उससे अभी तक ये है, और आगे रिसोर्सेज, पहले तो ये भी नहीं था ना, इसको भी हमने अमेंडमेंट से लेकर आए हैं। इसको भी देखो, ए अमेंडमेंट्स हमने किया था, पहले हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे तो हम ये कंपलसरी नहीं कर सकते थे कि स्टेट को कंपल्शन है 6 to 14 ईयर्स के एजुकेशन का। उसके बाद में हमने अमेंडमेंट किया जब हमारे पास रिसोर्सेज आ गए और हमने इसको फंडामेंटल राइट बना दिया। जब हमारे पास और रिसोर्सेज आ जाएंगे, हम थोड़े और डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, तो हम सारे टाइप के एजुकेशन को भी कंपलसरी कर सकते हैं। अरे बात समझ में, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड देखते हैं, दिस राइट इज़ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। अब देखो, सिटीजन्स के लिए जो राइट्स थे, हम बार बार देखो कितनी बार रिपीट कर चुके हैं क्वेश्चन, 15, 16, 19, 29 और 30, ये है सिर्फ सिटीजन्स के लिए। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा, आर्टिकल 21A। अब आर्टिकल 21 इनमें मेंशन नहीं है, यानी ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर हो गया 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज, ठीक है, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों के खिलाफ इनमें से कौन सी रिट हम लगा सकते हैं, इशू कर सकते हैं, हम नहीं मतलब कोर्ट। अब देखते हैं, 3 है, पहले इनका मतलब देखते हैं। हैबियस कॉर्पस यानी टू हैव द बॉडी ऑफ, अरेस्ट कर लिया किसी बंदे को आर्बिट्री तरीके से, ठीक है, तो किसी बंदे को ऐसे इशू कर लिया या फिर डिटेन करके रख लिया किसी और पर्सन को आर्बिट्रेटली, तो उसका पूछने का मतलब होता है कि तुम्हारे पास क्या लीगलिटी है इसको अरेस्ट करने की, ठीक है, या डिटेंशन, किसी बंदे को तुमने डिटेन कर लिया तो तुम्हारे पास क्या लीगल अथॉरिटी है इस बंदे की बॉडी, मतलब इस बंदे की अथॉरिटी या कुछ भी उस हिसाब से मान लो। तो ये कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है ये काम, और स्टेट भी कर सकता है, तो ये दोनों के खिलाफ लगाया जाता है हैबियस कॉर्पस, ठीक है, दोनों के खिलाफ हो सकता है कि भाई टू एग्जामिन द लीगलिटी ऑफ द डिटेंशन। उसके बाद में दोनों के खिलाफ ये भी प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट, कोई लोअर कोर्ट है और उसने कोई जजमेंट दिया है और जजमेंट देने वाला है और जो उनको अपर कोर्ट को लग रहा है कि सही नहीं है तो वो ट्रांसफ़र कर लेगा केस। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रिवेंट या टू फॉरबिड। अरे बात समझ में, टू फॉरबिड। और ये इशू होता है सिर्फ जुडिशियल, देखो मैं कोर्ट की बात करूँ ना, कोर्ट का जजमेंट, तो ये होता है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट में किया जाता है। किस किस के अगेंस्ट में नहीं होता है,
प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट में नहीं होता है, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट में नहीं होता है, ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में नहीं होता है, और जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट में होता है प्रोहिबिशन। अरे बात समझ में, टू फॉरबिड, ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को केस ट्रांसफर करने के लिए उस हिसाब से कहते हैं, उनका जजमेंट रोकने के लिए। अब क्यू वारंटो मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर तुम किसी ऑफिस को होल्ड कर रखे हो और तुमने किस अथॉरिटी से उस ऑफिस को होल्ड किया, बिना एग्जाम दिए तुमको ऑफिस पे बिठा देंगे, तुम आज से IAS हो, तो तुमसे पूछा जाएगा बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग ऑन दैट चेयर। अरे बात समझ में, तो अथॉरिटी बताना ज़रूरी होता है कि तुमने किस अथॉरिटी से या किस चीज़ से तुमने ये चीज़ किया। तो ये कोर्ट इशू करता है लीगलिटी किसी पर्सन के ऑफिस को उसका क्लेम जस्टिफाई करने के लिए। तुम अपना क्लेम दो कि तुम इस ऑफिस पे कैसे बैठे हो। अरे बात समझ में, तो इस हिसाब से ये किया जाता है। एक सेकेंड, मिनिस्टर ऑफिस पे नहीं किया जाएगा, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं किया जाएगा। अब देखो इसका एग्जांपल भी मैं समझाती हूँ ना। देखो यार, गवर्नमेंट जो ऑफिस होगा उसके अगेंस्ट में क्या जाएगा। अब प्राइवेट में भाई भाइयों में लड़ाई हो जाए, कोई किसी के धंधे की चेयर पे जाके बैठ जाए कि आज से धंधा मैं देखूंगा, तो वो तो उनका प्राइवेट मैटर है, उसमें हम कैसे पढ़ सकते हैं। अरे बात समझ में, तो वहाँ पे हम नहीं लगा सकते ना भाई बाय व्हाट अथॉरिटी आर सिटिंग ओवर देयर एंड ये वो, उसमें हम पंचायती नहीं करेंगे। तो ये गया हमारा थर्ड वाला भी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। कहाँ गया, ये रहा, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 44 देखते हैं। द एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन क्या होती है, मैं बताती हूँ आपको। ये ना रिलीजन से रिलेटेड होती है। एक सेकेंड, हाँ, ये ना रिलीजन से रिलेटेड होती है। लक्ष्मण प्रसाद सिंह शायद कुछ केस आया था, बस नाम मुझे याद है कि लक्ष्मण केस करके केस का नाम था। उस केस में ये बोला था कि कोई जैसे मान लो रिलीजन है, किसी चीज़ में ना रिलीजन की नेसेसिटी होती है कि परफॉर्म करना उनको ज़रूरी है, उनकी रिलीजन की बेसिक प्रैक्टिस है ये। फॉर एग्जांपल, जैसे एसेंशियल डॉक्ट्रिन में बहुत, जैसे एक एग्जांपल सोचने तो मुझे, फॉर एग्जांपल अगर कह दे कि ट्रिपल तलाक, इससे मुस्लिम वुमेन्स को इशू हो रहा था, ठीक है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी इस प्रोविज़न की वजह से। इसको हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, क्योंकि ये कोई नेसेसिटी प्रैक्टिस नहीं है कि अगर उन्होंने ट्रिपल तलाक परफॉर्म नहीं किया तो उनका रिलीजन धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, कहते हैं ना अपन वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये कोई नेसेसिटी कंडीशन नहीं है ट्रिपल तलाक वाला, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। अब जैसे सबरीमाला टेम्पल केस है, तो उसके अंदर वुमेन्स को एंट्री अलाउ कर दी गई है, तो वहाँ पे इक्वालिटी की बात की जा रही है। तो वो चीज़ें ऐसी जो प्रैक्टिस जो रिलीजन के लिए ज़रूरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, उस बारे में बात करना। असेंशियल, अगर असेंशियल है तो उसको फॉलो करो, नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है अगर वो किसी फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर रहे हैं तो, मतलब किसी फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस को हटाया जा सकता है। उस जो प्रैक्टिस है उसको असेंशियल होना ज़रूरी है कि वो रिलीजन में ज़रूरी है, उसको परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा रिलीजन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इस डॉक्ट्रिन का मतलब समझ आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन है इनमें से कौन से प्रोविजन में। अब देखो 14 और 15 तो इक्वालिटी से रिलेटेड है, 22, 23 ये वो अरेस्ट वाला और वो था ना चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। उसके बाद में 44 DPSP का है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, और 25 और 26 रिलीजन से रिलेटेड है। हमने देखा था 25 से 28 रिलीजन से रिलेटेड है, तो आप खुद ही देख लो ये जो डॉक्ट्रिन मैंने आपको समझाया किससे रिलेटेड समझाया था मैंने, रिलीजन से रिलेटेड, तो ये इसमें आता है। अरे बात समझ में। और ये मैं बताती हूँ कौन से केस में बोला था। ये बोला था वैसे शिरूर मुत केस में फर्स्ट टाइम किस में बोला था, 1954 में आया था ये, इतना पुराना, ठीक है, इतने पुराने केस में कह दिया था ये 1954 में शिरूर मुत केस में बोला था एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन। ठीक है, कि भाई कोई प्रैक्टिस जो बहुत ही इंटीग्रल है रिलीजन में, कि वो एसेंशियल है मानना। क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, हमें वो बताना है, और हो सकता है कि तीनों ही इनकरेक्ट हो। अरे बात समझ में, तो लेट्स स्टार्ट। द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये गलत बात है। जो DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो प्रमोट करते हैं सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। अरे बात समझ में, फंडामेंटल राइट्स जो है वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं करते हैं, वो प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। वो कहते हैं ना कि स्टेट शुड नॉट डू दिस एंड दैट, तो वो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं।
कि स्टेट में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वो फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और जो डीपीएसपी है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इन चीज़ों को ना ध्यान रखना कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन प्रमोट करता है, डीपीएसपी, और जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या प्रमोट करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकेंड देखते हैं, दे आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दे आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर, विच मीन्स कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट है। यू कांट अमेंड देम, यू कांट चेंज देम, यू कांट एब्रोगेट देम, दीज आर द परमानेंट। उसका मतलब होता है सैक्रोसैंक्ट का मतलब ये होता है। तो ऐसा नहीं है ना यार, वी कैन चेंज देम, और बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है पर फंडामेंटल राइट को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। उसके बाद में देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कैन बी एब्रोगेटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि उनका जो एप्लीकेशन है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है आर्म्ड फोर्सेस के, उसको हटाने का राइट प्रेसिडेंट के पास है, नहीं है ना सब पार्लियामेंट के पास। देखो यहाँ कंफ्यूज करता है ये, प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट कर देगा, पार्लियामेंट की जगह स्टेट लेजिस्लेचर कर देगा, या दोनों का नाम दे देगा। तो ये गलत बात है। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये राइट है। लास्ट में मेंशन भी है कि फंडामेंटल राइट्स में जो भी पनिशमेंट्स दी है वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं करेगा। अरे बात समझ में। तो ये राइट जो है एब्रोगेट करने का राइट किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, नॉट विद द प्रेसिडेंट। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। 46 देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में कौन कौन सा इनमें से प्रोहिबिटेड है, आ रही बात समझ में। तो ये जो 23 है और 24 है, देखो जो 24 है वो प्रोहिबिट करता है, एक सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रंस का, चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर को हटाने की बात करता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए देश में, 24। और 23 फोर्स्ड लेबर। अरे बात समझ में, 23 यानी फोर्स्ड लेबर, 24 यानी चाइल्ड लेबर। दोनों को यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखना, 23 यानी फोर्स्ड लेबर, 24 यानी चाइल्ड लेबर। अब देखते हैं कि 23 में किसकी बात की है। अरे बात समझ में। तो अब देखो चाइल्ड लेबर कहाँ देखा है हमने, आर्टिकल 24 में। अरे बात समझ में, 24 में चाइल्ड लेबर, 23 में। अब देखो इसको कैसे याद रखना, पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब गर्ल्स की शादी हो रही है, ठीक है, तो उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो पहले उनसे काम करवाएंगे फिर उनके बच्चों से करवाएंगे। इसको ऐसा याद रखना, 23 में पहले फोर्स्ड लेबर और फिर चाइल्ड लेबर। तो अब चाइल्ड लेबर 23 में नहीं है ना, तो चाइल्ड लेबर 24 में है, तो ये तो एलिमिनेट ही हो गया पूरा ही, फर्स्ट तो हटा ही दो। अब क्या सेकंड, विच मीन्स है ही, देवदासी सिस्टम है, और कंपलसरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पस ये नहीं है। तो एक सेकेंड पहले मैं बता दूं, सी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। और ये क्यों है कंपलसरी, ये देखो अगर इसमें ऐसा मेंशन है कि अगर आर्मी को कभी आर्मी में ज़रूरत पड़ गई लोगों की, एकदम से वॉर हो गया देश में, और किसी को कह दिया कि कंपल्शन है कि इन लोगों को भाई अपनी पब्लिक सर्विस देनी पड़ेगी, आर्मी में जाना पड़ेगा लोगों को क्योंकि आर्मी में ज़रूरत है, तो वो जा सकते हैं। ये कंपल्शन लगा सकता है स्टेट कि जाओ लड़ो युद्ध पे जाके, किसी को भी कहा जा सकता है। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो एक्सेप्शन है वो ये मेंशन है कि सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। अरे बात समझ में। और रिलीजन, रेस, कास्ट, ठीक है, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, पर जेंडर के बेसिस पे कर सकते हैं कि वो चाहे हो सकता है सिर्फ मेल को भेजे या हो सकता है सिर्फ फीमेल को भेजे, वो उनके हिसाब से है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो इस वाली चीज़ में जो कंपलसरी सर्विस देगा ना स्टेट कि भाई तुम लोग युद्ध हो गया और अब जाओ लड़ाई करने, तो उसमें सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, और कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि सिर्फ लड़कों को भेज रहे हो या सिर्फ लड़कियों को भेज रहे हो। तो ये वाला नहीं है, कंपलसरी सर्विस वाला कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कंपलसरी सर्विस की जा सकती है। तो सिर्फ कंपल्शन क्या है, देवदासी सिस्टम। इन ऑप्शंस में से देवदासी सिस्टम के अलावा सेलिंग और परचेजिंग नहीं होनी चाहिए वुमेन चिल्ड्रंस की, ठीक है, यानी फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए। इसमें जो परचेजिंग है ना वो मैन की, वुमेन की और चिल्ड्रंस तीनों के बारे में मेंशन है। उसके बाद में प्रोस्टिट्यूशन भी इंक्लूडेड है, वो भी नहीं होना चाहिए फोर्सफुली। उसके बाद में स्लेवरी, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, इसमें देवदासी सिस्टम भी इंक्लूडेड है। अरे बात समझ में। तो ये 23, 24 समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बताना है कि किसी को कन्विक्ट कर लिया गया किसी ऑफेंस में तो उसको क्या क्या प्रोटेक्शन दी जा सकती है, क्या क्या प्रोटेक्शन उसको मिलती है। अरे बात समझ में। तो अब हम देखते हैं इसमें इनकरेक्ट बताना है,
और तीनों इनकरेक्ट नहीं है, कोई एक तो इनमें से पक्का सही है। दिख रहा है स्टेटमेंट, देख लिया आप सबने। अब इनको करते हैं। इट इज़ कवर्ड अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस ये आर्टिकल 22 में है, नहीं ये आर्टिकल कहाँ है, 22 में, 20 में, सॉरी 20 में हमने पढ़ा था ना, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपैरिडी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने, ऊपर भी करते आ रहे हैं। तो ये कहाँ है, प्रोटेक्शन कन्विक्शन के अगेंस्ट में आर्टिकल 20 में, 22 में नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया। अब फर्स्ट गलत है तो ये हटा दो, ये हटा दो। अब सेकंड देखते हैं। एक्स फैक्टो लॉ कैन बी इम्पोज्ड ऑन टैक्स लॉज। ये बिल्कुल सही बात है। देखो एक्स फैक्टो लॉज क्या होते हैं कि भाई जैसे आज 24 तारीख है और आज किसी को मार दिया मैंने, और इस टाइम ऐसा कोई लॉ नहीं है कि किसी को मारने के लिए डेथ पेनल्टी दी जाएगी, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ठीक है, किसी को मारने की सज़ा सिर्फ 8 साल है, तो मुझे सिर्फ 8 साल काटने पड़ेंगे जेल में। ऐसा नहीं हो सकता है कि कानून कोई अमेंडमेंट कर दे, कोई सडन कोई लॉ आ जाए कि आज से मारने की सज़ा है डेथ पेनल्टी। ये नहीं किया जा सकता है, ये क्रिमिनल लॉ है और इसमें ऐसा नहीं होता है। अरे बस मुझे जो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ रियल लाइफ का, निर्भया रेप केस वाला, उसके अंदर ऐसा होता ना माइनर को सज़ा नहीं होती, तो उसमें से एक माइनर था तो उसको पनिशमेंट नहीं दी गई थी और उसको बाद में छोड़ दिया गया था, क्योंकि उस टाइम कोई लॉ नहीं था और वो एक क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस में लॉ नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, कि सडन कोई लॉ आ गया और उसके बेसिस पे किसी को सज़ा दे रहे हो, तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा मिसयूज़ किया जा सकता है ना किसी बंदे का, कि भाई उसी को फंसाने के लिए तुम सज़ा बढ़ा रहे हो या नया लॉ ला रहे हो। तो इस हिसाब से क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं होता है। सिविल लॉ में ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 24 को कोई टैक्स भरा और वो टैक्स आज नहीं था, ठीक है, फिर सडन लॉ आया और वो टैक्स जनरेट हो गया, अब वो टैक्स भरना पड़ेगा, वो टैक्स भरो पहले वाला भी। जैसे वोडाफोन के केस में क्या था, गवर्नमेंट ने वो नया लॉ ले आए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्स। ठीक है, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है। तो ये ऐसा हो सकता है, टैक्स लॉज में किया जा सकता है, सिविल लॉ में ऐसा चलता है, सिविल केसेस में ये किया जा सकता है कि लॉ चेंज किया जा सकता है, क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं होता है। अरे बात समझ में। तो सेकंड ठीक है हमारा। अब सेकंड ठीक है तो यही आंसर है, 1 ओनली। थर्ड देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपैरिडी इज अवेलेबल ओनली प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। अब देखो यहाँ ओनली देखोगे और काट दोगे कि भाई डबल जियोपैरिडी सिर्फ कोर्ट में या जुडिशियल ट्रिब्यूनल में अलाउ है और कोई चीज़ में अलाउ नहीं है, तो ये सिर्फ इन 2 में ही अलाउ है। एक्सेप्शन है कि डबल जियोपैरिडी कहाँ नहीं दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती है जो, या फिर जो डिपार्टमेंटल, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती है, जो डिपार्टमेंटल इश्यूज जो होते हैं ना, वहाँ पे डबल जियोपैरिटी दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इनका नेचर जो है वो नॉन जुडिशियल नेचर है। ठीक है, तो जहाँ नॉन जुडिशियल नेचर होगा वहाँ डबल जियोपैरिटी दिया जा सकता है। ये एक्सेप्शन है एक चीज़, ये याद रखना। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि डबल जियोपैरिटी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन कहाँ दी जाती है, सिर्फ कोर्ट में या जुडिशियल ट्रिब्यूनल में। जो नॉन जुडिशियल ट्रिब्यूनल है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल, तो वहाँ नहीं दिया जाता है। तो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 32 अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 32 याद है, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट्स है इसमें वो मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा इसको, तो ये 32 में ये मेंशन है। आप देखते हैं इसमें क्या है, 4 है, हो सकता है कि कोई भी ठीक नहीं हो और हो सकता है कि 2 ठीक हो, मैक्सिमम चांस 2 ठीक होने के, तीनों ठीक नहीं है। इस बात को पहले क्लियर कर लेना चाहिए कि तीनों ठीक नहीं है, या तो 2 ठीक है या फिर हो सकता है कि कोई भी ठीक नहीं हो। अब इसको देखते हैं। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो ओरिजिनल तो है, ओरिजिनल क्यों है, क्योंकि 32 में मेंशन है ओरिजिनल पावर है, ट्रांसफर नहीं हो रही है पावर, और एक्सक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये हाई कोर्ट के पास भी है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी है। तो ये पावर एक्सक्लूसिव नहीं है किसको, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की। हालांकि 32 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है, पर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की पावर हाई कोर्ट के पास भी है, तो ये पावर एक्सक्लूसिव नहीं है। आ रही बात समझ में। तो ये गया। उसके बाद में क्या है, प्रेसिडेंट कैन एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। प्रेसिडेंट एम्पावर नहीं करता है कोर्ट को, ठीक है, पार्लियामेंट करता है। सेम मिस्टेक की है इन्होंने, ऊपर भी यही की थी, पार्लियामेंट की जगह प्रेसिडेंट कर दिया था। तो पार्लियामेंट एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो इशू करे डायरेक्शन, ऑर्डर्स या रिट्स।
सारे टाइप्स की, ठीक है। पार्लियामेंट कर सकता है, किसी भी कोर्ट को पावर दे सकता है कि वो रिट इशू करे, डायरेक्शन दे, ऑर्डर्स दे, पार्लियामेंट ये काम कर सकता है, प्रेसिडेंट नहीं करेगा। अरे बात समझ में, खुद ही सोचो ना, लॉज कौन बना रहा है, पास कौन कर रहा है, पार्लियामेंट करेगा ना, प्रेसिडेंट क्यों करेगा। उसके बाद में ये सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट गया, सेकंड गया, ये गया, तो थर्ड ओनली हो सकता है आंसर इसका, पर चेक करते हैं एक बार फिर भी। इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लेजिस्लेशन अनलेस इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे कह देखो, आर्टिकल 32 है, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, तो विच मीन्स कि इसका यूज़ फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंज होने पे ही किया जा सकता है। अगर कोई और लेजिस्लेशन पास हुआ, ठीक है, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने के लिए तुम आर्टिकल 32 ला रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 32 तभी लाया जाएगा जब किसी फंडामेंटल राइट पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा हो, ठीक है। जैसे कोई लॉ आया और उसका फंडामेंटल राइट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखी जाएगी। आ रही बात समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई लेजिस्लेशन लाई पार्लियामेंट, ठीक है, और उससे फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट पड़ रहा है, तभी तुम आर्टिकल 32 को लेकर आओगे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने के लिए, किसकी, लेजिस्लेशन की। पर अगर ऐसा है कि कोई लेजिस्लेशन है और उसका फंडामेंटल राइट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो तुम आर्टिकल 32 नहीं लाओगे कि हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करें इस लेजिस्लेशन की, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल 32 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ये। अरे बात समझ में, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, थर्ड ठीक है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। 49 देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन नालसा जजमेंट रिकॉग्नाइज द राइट to self-determination of gender equality. Following the judgment, transgenders were entitled to which of the following fundamental rights? अब देखो, ये नालसा क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल NA लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है। ऐसा स्टेट लेवल पे भी होता है। अब मेरी बात सुनो, अब इसमें ऐसा बोला कि ये जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें इन्होंने बोला था कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जेंडर इक्वालिटी में सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला इन्होंने राइट दिया था। इसके अंदर ये पूछा है कि जो ट्रांसजेंडर्स है उनके पास इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स के लिए वो एंटाइटल्ड है। तीन तो यहाँ मेंशन है, तीन ही है, ठीक है, तो इनमें से वो कौन से के लिए मेंशन है। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको इस जजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप ये सोचो कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बात करें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, और वहाँ ट्रांसजेंडर्स को राइट नहीं देंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे इनमें से कि कौन सा ट्रांसजेंडर के पास है और कौन सा नहीं है। मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में इतने हाई वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं और वहाँ हम ट्रांसजेंडर को डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि ये राइट हम देंगे, ये नहीं देंगे, ये देंगे, ये नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सारे राइट्स मिलेंगे उनको। बेसिक्स की बात है। देखो, ये जो जजमेंट है ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि अपन थोड़ा सोचें इस चीज़ पे, पर इतना नहीं सोचना है भाई। ट्रांसजेंडर है, वो भी इंसान है, और एज अ ह्यूमन उनके पास तीनों राइट्स होने चाहिए, ठीक है। इस ट्रांसजेंडर को हटा के सिर्फ ह्यूमंस पढ़ना, ठीक है, कि इंसानों के पास इनमें से कौन सा राइट होना चाहिए, तो तीनों राइट्स होंगे। इसको इस हिसाब से लेना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना होता है। तो इसमें आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एक राइट मिला हुआ है, और ये कौन से राइट के कौन से उसमें अंडर आता है, ये आर्टिकल 19 में, ठीक है, 19 के C में आता है कि हमें राइट है कि हम एसोसिएशन फॉर्म करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएं, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल 19 में आता है। अब यहाँ क्या मेंशन है, इन्होंने क्या किया है, आर्टिकल 23 में किया है इसको, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट गया तो सेकंड तो सही आ गया हमारा बिल्कुल। इट ऑल्सो कवर्स द नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इसको आप कैसे हैंडल करना कि भाई राइट टू फ्रीडम है हमें कि हम एसोसिएशन बनाएं, हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएं, पर हमारे पास ये भी राइट है कि हो सकता है हम ज्वाइन नहीं करें। अगर यहाँ पे ये राइट नहीं देते हमें कि राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, तो हमें फोर्स किया जाता, भाई एसोसिएशन बनाओ, तुम मना नहीं कर सकते हो, ये राइट तुम्हारे पास है ही नहीं कि तुम मना करो। अरे बात समझ में, तो ये नेगेटिव राइट भी है, हम ज्वाइन करें नहीं करें हमारी मर्जी। अरे बात समझ में, तो ये वाला सेकंड ठीक है। थर्ड देखते हैं, गेटिंग रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, ये गलत बात है। तुम एक एसोसिएशन बना रहे हो जो देश के खिलाफ है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया तुमने, उसका एक एसोसिएशन चला रहे हो, फंडिंग बाहर से आ रही है, और तुम कह रहे हो हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि इसको रिकॉग्नाइज करे गवर्नमेंट। कितनी इलॉजिकल बात लिखी है इन्होंने यहाँ पे कि रिकॉग्निशन मिलना भी एक फंडामेंटल राइट है। तुम कुछ भी बना दो XYZ एसोसिएशन और उसको तुम सरकार रिकॉग्नाइज कर दे, ये फंडामेंटल राइट है नहीं है ये। तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में, थोड़ा सा बेसिक और कॉमन सेंस यूज़ करोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन नहीं फैक्ट्स होते हैं, पर मैक्सिमम क्वेश्चन थोड़े से उससे दिमाग से हो जाएगा, एप्टीट्यूड से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिट ऑफ मैंडेमस। देखो मैंडेमस मैंने आपको याद कराया था ना, कमांड और मैंडेमस सेम आ रहा है,
तो ये क्या होता है, कमांड देना किसी को कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने, टू कमांड। ठीक है, तो ये है अंडर आर्टिकल 32। अब इसमें से बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हो सकता है तीनों ठीक हो सकता है दो ठीक हो। अब देखो, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नर। कमांड देना, ध्यान से देखना इसको क्या कह रहा है ये। अब देखो, हमने यहाँ पे देखा, ये ध्यान से देखना कि ये प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, इनके पास कुछ ड्यूटीज़ होती है, सर्टेन ड्यूटीज़ होती है जिनमें इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अरे बात समझ में, तो इसके अंदर कोर्ट उनको कमांड नहीं दे सकता है, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये एक्सेप्शन है और ये मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो मैंडेमस है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है उनको नहीं दिया जाता है ऑर्डर। ठीक है, वो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उनको ऑर्डर नहीं दे सकते हो, कमांड नहीं दे सकते हो कि यू शुड डू दिस और दैट। तो हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर ये बहुत बड़ी अथॉरिटीज़ होती है। ठीक है, तो इनको हम लोग कमांड नहीं दे सकते, हम लोग मतलब कोर्ट नहीं दे सकता है कमांड। अरे बात समझ में, मतलब दिया जाता है, एडवाइस लेते हैं तब, पर ये वाले ऐसे ये जो रेट्स है ये नहीं यूज़ की जाती है इनके अगेंस्ट में। अरे बात समझ में, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ठीक है। अब फर्स्ट ठीक है तो इसको हटा दो। अब सेकेंड देखते हैं, इट कैन बी इशू टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, कि इट कैन बी इशूड टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल दो ब्रदर हैं और उनके बीच में प्रॉपर्टी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है कि तुम भाई इसको एनफोर्स करो। अब मेरी बात सुनो, ये आर्टिकल 32 में मेंशन है, यानी फंडामेंटल राइट्स में। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यार किसी के पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में, किसी दो हो सकता है, किसी दो सेकेंड क्लास के बच्चों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो और उस ऑब्लिगेशन को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट रेट इशू कर रहा है। कहाँ का लॉजिक है, ये नहीं होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल ये इसमें एक्सेप्शन है, ऐसा काम नहीं करता है कोर्ट। सेकेंड वाला इसके अंदर, ठीक है, मैंडेमस में। थर्ड देखते हैं, सेकंड गया ना, तो ये हटा दो, ये हटा दो, यही आंसर है। इट कैन बी इशू टू एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी ऑफ पब्लिक नेचर रिस्पेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल। हाँ, ये बात ठीक है कि किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट में क्या जाता है जो पब्लिक हो नेचर में। ठीक है, जिसका नेचर पब्लिक हो उसके अगेंस्ट में क्या जाता है। अब मेरी बात सुनो, इसमें ना कुछ सर्टेन एक्सेप्शन है। देखो, एनी इन द सेंस मीन्स पब्लिक अथॉरिटी होना चाहिए, उसका नेचर चाहे कैसा भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल अथॉरिटी की बात की गई है। अरे बात समझ में, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि पब्लिक नेचर, प्राइवेट नेचर लिखा होता तो ये गलत हो जाता। अब पहले इसमें ना ध्यान देने वाली बात ये कि एक्सेप्शन क्या क्या चीज़ें हैं। होता तो बहुत कुछ है पर एक्सेप्शन क्या है, किसके अगेंस्ट में नहीं किया जाता है। नॉट अगेंस्ट किसके, एक तो प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट बॉडी। ठीक है, किसी प्राइवेट बॉडी या इंडिविजुअल को तुम कमांड नहीं दे सकते हो कि ये करो। उसके बाद में किसके अगेंस्ट में नहीं होता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर जो हमने अभी पढ़ा, उनके अगेंस्ट में नहीं होता है। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन उसको एनफोर्स करवाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आपको ये काम करना है, ये नहीं करना है। और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जजेस नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो एक्टिंग है, जो एक्ट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में नहीं किया जाता है, वरना तो फिर वो किसी को भी मतलब वो थोड़ा सा रेपुटेशन वाली बात आ जाती है। तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, उनके अगेंस्ट में नहीं किया जाता है। और किसके अगेंस्ट में नहीं होता है, कोई डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो जिसके लिए कोई लॉ नहीं है, नॉट स्टैट्यूटरी। ठीक है, कुछ भी जैसे कह दिया कि कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, जिसका कोई मतलब जिस पे कोई लॉ नहीं बना हो, या कोई ऐसे ही कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जाओ ये जाके काम करके, और जो स्टैट्यूटरी नहीं हो उसके बेसिस पे जाओ धनिया लेकर आओ बाजार से। ठीक है, ये कोई लॉ नहीं बना है कि तुम अपने से नीचे वाले ऑफिसर से ये काम करवा सकते हो। अरे बात समझ में, तो इसके लिए तुम कमांड नहीं दे सकते हो कि जाओ ये काम करो। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये आ गया समझ में मैंडेमस वाला कि एक्सेप्शन क्या क्या है। ये चीज़ें एक्सेप्शन है, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक्सेप्शन वाली चीज़ें देते हैं एग्जामिनर उठा के कि अच्छा ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। आपको पहचानना होगा कि नहीं नहीं ये चीज़ें तो नहीं कर सकता है। अरे बात समझ में, थोड़ा ही बाकी है भाई, तो कर लेते हैं जल्दी से। एज पर आर्टिकल 15(5) स्टेट्स can make special provisions by law for the advancement of any social educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes in so far as a special provision to their admission to educational institution। ठीक है, ये बताया सिर्फ कि आर्टिकल 15(5) ये बताता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनके लिए जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है, SC/STs है या और OBCs वगैरह है, उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। किससे रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, ये बात हम सबको पता है। अब ये बोला है कि इनमें से कौन से हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इसमें कवर्ड है। एडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
एडेड मतलब जिनको स्टेट एड कर रहा है, तो ये है ही। अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये भी है। आपने सुना, आपने वो मूवी देखी होगी यार, मुझे वो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। उसके अंदर है ना, वो लोग हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो, देखो वो मूवी का नाम, एक सेकेंड, ये बता रही थी ना मैं, तो एक सेकेंड, हिंदी मीडियम है उस मूवी का नाम। उसके अंदर क्या कहते हैं, वो हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, वो काफ़ी रिच होते हैं और काफ़ी हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए वो लोग एक्टिंग करते हैं, ठीक है, कि वो किसी बस्ती में रह रहे हैं ताकि उनको रिजर्वेशन वाली सीट्स मिल जाए। तो वो बहुत हाई लेवल का स्कूल होता है इस वजह से। तो वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, भले ही अनएडेड हो, पर ऐसा होता है कि रिजर्वेशन होती है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए रिजर्वेशन फिक्स होती है वहाँ पे। ये दोनों है, पर ये एक्सेप्शन है। अगर आपने अपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं या फिर अपने लक्ष्मीकांत में पढ़ी है ना, तो भी उसमें ऐसा मेंशन होता है कि भाई रिजर्वेशन मिलेगी सो में, एक्सेप्ट फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये लाइन लिखी होती है वहाँ पे कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को छोड़ के बाकी हर जगह रिजर्वेशन मिलेगी। ये सारे वर्ड्स मेंशन होते हैं वहाँ पे, बट ये वाला स्पेसिफिकली है एक्सेप्ट फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आप इसको पहली बारी में देखते ही पकड़ लोगे, तो आप इसको वैसे भी हटा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं 53rd, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू इट। ठीक है, में से कौन सा फंडामेंटल राइट है और कौन सा अमेंडमेंट उसमें उससे रिलेटेड है। अरे बात समझ में। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला देखना। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब हम ऊपर से कर रहे थे ना, ऊपर वाले जो हम क्वेश्चन करके आए हैं, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि जो कोऑपरेटिव वाला होगा ना, वो ज़्यादातर क्या होगा, 93rd अमेंडमेंट से किया गया है। अरे बात समझ में, 93rd अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव वाला ऐड हुआ है, इससे नहीं था। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी 73rd नहीं, वो 93rd अमेंडमेंट था। अरे बात समझ में। तो इन 93rd भी नहीं, एक सेकेंड कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, 97 था। हाँ, 97th अमेंडमेंट था वो, जो 2011 में किया गया था, जिसमें से बहुत सारे कोऑपरेटिव से रिलेटेड अमेंडमेंट किए गए थे। तो जहाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो ना, तो याद कर लेना, कोऑपरेटिव यानी 97th अमेंडमेंट 2011 में। हाथों हाथ नहीं किया था। 73rd तो वो था ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला। तो इससे तो ये यहाँ पे वैसे भी आप गलत कर सकते हो इसको। अगर आपको ये भी नहीं पता ना कोऑपरेटिव कौन से अमेंडमेंट से हुआ था, तो आप ये देख सकते हो कि 73rd वाले में तो पंचायत और वो पढ़ते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला। ठीक है, तो आप सेकंड हटा दो, पहले ये हटा दिया। आप हमारे पास क्या, थर्ड बिल्कुल ठीक है, यानी राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ये बात बिल्कुल ठीक है, आया था, तो ये हो गया थर्ड। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ नहीं भी पता है, ठीक है, कि प्रमोशन में रिजर्वेशन, अगर आपको पता है ये चीज़, ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से अमेंडमेंट से हुआ था ये प्रमोशन वाला, तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ना याद करना। जब आप अमेंडमेंट्स पढ़ रहे होते हो ना, या फंडामेंटल राइट पढ़ोगे, तो आपको इंदिरा सानी जजमेंट और वो सब चीज़ें याद आएगी। तो प्रमोशन के बारे में स्पेसिफिकली होता है कि 1995 के बाद से ये बातें शुरू हुई थी कि भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, फिर जजमेंट आया, कोर्ट केसेस हुआ, ऐसे करके लंबा प्रोसेस चला था। तो 1995 के आसपास की बात है, और ये यहाँ पे भी मेंशन है, तो इस हिसाब से आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो इसको आप टिक कर देना, रिलेट प्रमोशन से 1995। थोड़ा सा ईयर अगर आपको याद हो तो आपको अमेंडमेंट ईजी हो जाएगा गेस करना। ठीक है, तो 1 और 3 दोनों ठीक है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम 54th, थोड़ा सा बचा है, जल्दी कर लेते हैं। सॉरी यार, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आज, मैंने बहुत बारी वीडियो बीच में रोकी है, बहुत बारी इसको मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं घर पे नहीं हूँ और बहुत शोर हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जल्दी कर लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम अंडर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, राइट टू फ्रीडम हमें किस किस चीज़ की आज़ादी है फंडामेंटल राइट्स के अंदर में। ठीक है, राइट टू स्ट्राइक, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अरे बात समझ में। तो हमें इनमें से ये बताना है कि इनका किस किस को, अच्छा हमें हड़ताल करने का हमारे पास राइट है। हमारे पास राइट है कि हम लोग, हमारे पास ये हड़ताल करने का राइट नहीं है। पहली बात मैं बता देती हूँ आपको, ये वाला राइट हमारे पास नहीं है कि हम हड़ताल कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं बसों को हमारी डिमांड्स फुलफिल कराने के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें राइट टू असेंबल पीसफुली है कि हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, जैसे सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं कश्मीर लद्दाख में, तो वैसे पीसफुल असेंबल किया जा सकता है। पर जैसे प्रोटेस्ट करते हैं ना रिजर्वेशन के लिए, बसेस को आग लगा देते हैं, ये चीज़ें नहीं होती है यार, ये नहीं करना चाहिए। तो ये वाला नहीं है हमारे पास कि हम राइट टू स्ट्राइक करें। हमारे पास क्या है, सिर्फ राइट टू पीसफुली असेंबल होने का राइट है। ठीक है, वो भी शांति से, स्ट्राइक नहीं करना है। तो फर्स्ट गया, पहले देख लेते हैं एक बारी। फर्स्ट हटाने के बाद आंसर आ रहा है क्या हमारा, फर्स्ट आ गया ना आंसर, सेकेंड और थर्ड दोनों ठीक है। अब देखते हैं इसको। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर ये है आर्टिकल 23, 24 में, 23 में
बॉन्डेड लेबर वाला और 24 में चाइल्ड लेबर वाला है, बताया था मैंने ऊपर आपको। अब राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A अमेंडमेंट से आया था राइट टू एजुकेशन वाला, तो ये वाला ठीक है। 55 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके से हमें कंसिडर करके बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है। अब देखो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अ प्रोविजन अंडर आर्टिकल 21 इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाए थे, जो आर्टिकल 21 में मेंशन है। देखो, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वो जापान से लाए थे हम लोग। कहाँ से लाए थे? जापान से। और हम कंफ्यूज होते हैं कि ब्रिटिशर्स ने दिया है। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो, एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक सेकेंड, यहाँ अलग से लिख देती हूँ मैं। एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। चार चीज़ें होती हैं, चारों ही लॉ से रिलेटेड है। अब देखो, ये है जापान से, ये है यूएसए से, ये है यूएसए से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश से। अपन कहते हैं ना कानून के आगे सब बराबर है, तो ये हम ब्रिटिशर से सीखे हैं। वो हमारे साथ इतने सालों से रहे हैं, तो हमको उनकी भाषा आने लगी कि कानून के आगे सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये थोड़ा वाइड है, और ये बहुत पॉजिटिव है, तो ये यूएसए से हैं, दोनों ही पॉजिटिव चीज़ें। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से, ठीक है। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो हम देखते हैं, ये हो गया हमारा गलत, ठीक है। नॉट अंडर ब्रिटिश बट अंडर फ्रॉम जापान, तो ब्रिटिश से अंडर से नहीं है, ब्रिटिश के अंडर से नहीं लिया था हमने, ये जापान के अंडर से लिया था। तो ये वाला फर्स्ट गलत हो गया, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये PYQ है, प्रीलिम्स में पूछा गया यूपीएससी के कि आर्टिकल 21 में राइट टू मैरी वंस चॉइस आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। अरे बात समझ में, तो ये वाला ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। अब देखो, ब्रिटिश सिटीजन है, मतलब इंडिया का नहीं है। इंडियन वालों को क्या है? 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 हैं जो सिर्फ इंडियंस को मिलेंगे, बाहर वालों को नहीं, ठीक है। और ये बाहर वाला है, बाहर वाले को क्या नहीं मिलेगा इनमें से? देखो, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड एसोसिएशन आर्टिकल 19, ये नहीं मिलेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, ये मिलेगा। यही आंसर है। कैन नॉट क्लेम पूछा है ना, कैन नॉट क्लेम, एक सेकेंड, जो नहीं किया जा सकता है, तो फिर यही आंसर होगा मेरे हिसाब से। आगे देख लेते हैं कि अगर हमें कोई समझने में गलती होगी, तो मेरे हिसाब से ये यही आंसर है। आगे देखते हैं, 14 कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, ये कर सकता है। और नन ऑफ द अबव नहीं, ये वाला गलत है, यही ए आंसर है इसका, ठीक है। 19th वाला नहीं कर सकता है। 57th देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स, और इनमें से करेक्ट बताना है हमें। पहला तो दे आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 32 दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्स के लिए, तो करता है यार वो, तो साफ साफ मेंशन है, तो एनफोर्सेबल तो है कोर्ट में। राइट्स आर ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट वो चीज़ें होती है भाई जिनको जो देना ही देना पड़ेगा, एकदम ऑब्सोल्यूट है। जैसे कह दिया ना, राइट टू इक्वालिटी तो है भाई, इक्वालिटी उसको किसी भी चीज़ में तुम चेंज नहीं कर सकते हो, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। सैक्रोसेंट मतलब परमानेंट नहीं, ऐसा नहीं है, चेंजेस कर सकते हैं हम उसको, ऑब्सोल्यूट नहीं है उसमें। हम उसको इमरजेंसी के टाइम में एब्रोगेट भी किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है, रेपल किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो नहीं, ऑब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। सेकंड हटा दो, अभी भी हमारे पास, तो थर्ड तो सब में है, तो थर्ड तो सही है, मतलब दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट सम। ये बात कितना सही, कितना पॉजिटिव बनाया इन्होंने इसको, कि सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी में एक्सेप्ट सम। सम में क्या कौन कौन से आ रहे हैं? वो एक्सेप्ट सम जो नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20 और 21, एक्सेप्ट सम, तो ये सम में ये चीज़ें आ रही है कि इन दोनों को नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, और आर्टिकल जो 19 है ना, उसको याद रखना, ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है। ये वर्ड आ जाए ना, ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, तो ये आर्टिकल 19 के लिए यूज़ किया गया है। आर्टिकल 19 जो है वो नेशनल इमरजेंसी में ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है, और जो 20 और 21 है ये सस्पेंड नहीं करते हैं, ठीक है। और इमरजेंसी भी 3 टाइप की होती है, उनमें से जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला है ना, वो नहीं, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन में नहीं,
ठीक है। वो आर्म्ड रेबेलियन अलग आ जाता है, वो देश का मैटर है। एक्सटर्नल और वॉर तो बाहर से आता है, पर आर्म्ड रेबेलियन अंदर का है, तो उसमें ऐसा चीज़ें नहीं होती है। पर 20 और 21 तो कभी भी एब्रोगेट नहीं होगा, और 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो थर्ड वाला बहुत पॉजिटिव है, थर्ड ठीक है। फोर्थ देखते हैं, दे आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। ऐसा भी नहीं है हम ऊपर पढ़ के आए कि इंडियन सिटीजन्स के लिए तो ये 5 है और बाकी सबके लिए भी है, तो फोर्थ हटा दो। अब हमारे फिफ्थ को देखना है, दे आर कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 में है क्या? पार्ट 3 में है, तो फिफ्थ गया, हमारा आंसर आ गया डी, फर्स्ट एंड थर्ड। आगे समझ में कैसे किया? अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा। अब देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी ऑफ इंडिया, 2 स्टेटमेंट है और हमें बताना है इनमें से कौन सा ठीक है। अरे बात समझ में? तो अब देखते हैं, ओनली पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक लॉज रिस्ट्रिक्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। बात ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस की अगर हमें फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसकी पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं किया है, पार्लियामेंट किया, और ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। अब देखो अगर स्टेट को ये पावर दे दें कि वो फंडामेंटल राइट एब्रोगेट कर सकती है, ठीक है, आर्म फोर्सेस की, तो कितना गलत हो जाएगा। वो तो जिसकी मर्जी चाहे उनकी भाई डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, वो उनके हाथ में पावर आ गई तो बस फिर हो गया काम। ऐसा नहीं होता है, पार्लियामेंट के हाथ में है। फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। अब फर्स्ट ठीक है तो ये हटा दो और ये हटा दो। अब देखते हैं, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर शैल हैव द पावर्स टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस सच एज ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अरे बात समझ में, कि जो फंडामेंटल राइट्स में जो पनिशमेंट मेंशन है ना, अनटचेबिलिटी की या फिर जो भी है, वो सारी उनको पनिशमेंट देने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो पावर्स नहीं है। ठीक है। हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लॉ है वो स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, पार्लियामेंट भी बनाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, हालांकि बट इन चीज़ों में ना, ये जो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, इनकी जो पनिशमेंट है वो सिर्फ पार्लियामेंट देगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं देता है। तो सेकेंड गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वी आर डन विथ दिस चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे DPSP।